हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत। हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकतंत्र का जो परंपरागत सिद्धांत था उसमें क्या कुछ कमियां पाई गई कि लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांतों की खोज करनी पड़ी। तो हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत में कुछ कमियां उजागर की गई समाज वैज्ञानिकों द्वारा। तो इन कमियों को उजागर करने के लिए उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना स्वरूप एक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत दिया, जिसमें लोकतंत्र की संभावनाओं को चुनौती दी गई। फिर इस चुनौती के स्वरूप ही राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या पर नए सिरे से विचार किया और उदार लोकतंत्र की नई व्याख्याएं की। तो हम ये देखते हैं पहले कि जो समाज वैज्ञानिकों द्वारा किस तरह से कमियां बताई गई उदार लोकतंत्र की। तो इनमें सबसे जो पहले नाम आता है वो विल्फ्रेड पेरेटो और गितानो मोस्का का आता है। ये दोनों इटली के समाज वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये कहा कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे संगठन का बाहरी स्वरूप कैसा ही क्यों ना हो। ऐसी ही बात जर्मन के समाज वैज्ञानिक थे एक रॉबर्ट मिशेल, इनके द्वारा गुट तंत्र का लौह नियम दिया गया। इन्होंने भी यही कहा कि संगठन का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग ही शासन में रहेंगे, वो ही महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, आम जनता की कोई भूमिका नहीं होगी। तो इस तरह से राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया और उदार लोकतंत्र की नई व्याख्या की गई। यानी कि समकालीन समय में उदार लोकतंत्र का औचित्य सिद्ध किया गया। वो कैसे किया गया? तो अब इन्होंने 2 नए सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनको नए सिद्धांत ना कह के हम यही कहेंगे कि ये उदार लोकतंत्र की एक तरीके से नई व्याख्या की थी। तो एक सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो हम पढ़ेंगे पहले लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने समाज वैज्ञानिकों की उदार लोकतंत्र की आलोचना स्वरूप जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत दिया गया उसी को इसका आधार माना है और इसको ही स्थान दिया गया है इस सिद्धांत में कि इन्होंने माना है कि विशिष्ट लोग ही हैं, कुछ गिने चुने लोग ही हैं वो जो शासन करते हैं या नीतियां बनाते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और ऐड की है कि लोकतंत्रीय शासन भी है। यानी ये कहते हैं कि भले ही निर्णय करने वाले कुछ ही लोग हैं, लेकिन वो लोकहित में ही नीतियां बनाएंगे। वो कैसे? इन्होंने इसकी ये नई व्याख्या बस की है, कुछ नया सिद्धांत नहीं दिया है। तो इनमें मैनहाइम है, शुम्पिटर है, रेमोंद आरो, एक है सार्टोरी। तो मैनहाइम है, इनकी बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया एन इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये 1929 की पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में जब समाज नीति निर्माण का कार्य विशिष्ट वर्ग को सौंप देता है तो लोकतंत्र से शून्य नहीं हो जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अंत नहीं हो गया है कि अगर कुछ गिने चुने लोग ही कुछ समाज में नीतियां बना रहे हैं तो, क्योंकि जनसाधारण अपने मताधिकार और आवधिक चुनाव के द्वारा नेताओं यानी एलीट क्लास को बहुमत के हित में निर्णय करने के लिए विवश कर सकते हैं। इन्होंने ये माना कि कुछ लोग ही हैं जो शासन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के भी कुछ अधिकार हैं, जैसे मताधिकार है या आवधिक चुनाव है। तो इन अधिकारों की वजह से ये जो लोग हैं वो बहुमत के हित में ही निर्णय करते हैं। तो फिर इन्होंने एक सुझाव भी दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि नेताओं का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए और विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण के बीच कमी को दूर किया जाना चाहिए। फिर शुम्पिटर क्या कहते हैं? इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 की। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है लोकतंत्र में नेता जनसाधारण का वोट प्राप्त करने के लिए खुली प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि एक राजनीतिक बाजार की अवधारणा इनकी है, जिसमें क्या होता है कि जो नेता होते हैं वो आकर्षक नीतियां या कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि जनसाधारण को अपने पसंद की नीतियां व कार्यक्रम चुनने का अवसर मिल जाता है।
फिर है रेमोंड आरो, इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950 की। तो इन्होंने क्या किया है कि सोवियत प्रणाली और उदार लोकतंत्र के जो विशिष्ट वर्गों में अंतर किया है। इनका मानना है कि जैसे कि सोवियत प्रणाली है या उदार लोकतंत्र है, दोनों में विशिष्ट वर्ग ही शासन करते हैं। लेकिन क्यों उदार लोकतंत्र अच्छा माना जाता है? तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोवियत प्रणाली है उसमें समाज में एक ही विशिष्ट वर्ग को शासन करने का एकाधिकार होता है। वहीं उदार लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग की बहुलता पाई जाती है, जिससे शासन में नियंत्रण व संतुलन बना रहता है और जो शासक है वो असीम सत्ता का प्रयोग नहीं करता। इसीलिए ये उदार लोकतंत्र का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं यहाँ विशिष्ट वर्ग में भी। फिर इसकी आलोचना की जाती है सीबी मैकफर्सन द्वारा। सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं कि इन लोगों ने मानवीय आकांक्षा को बाजार संतुलन की प्रणाली में बदल दिया है, यानी लोकतंत्र की जो मानवीय आकांक्षा है उसको बाजार संतुलन की प्रणाली में बदल दिया है। अब नेक्स्ट है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो देखो, इसको दो तरीके से बताया गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो बहुलवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का वो विशिष्ट वर्गवादी जो सिद्धांत है उसके निकट है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि शुम्पीटर और जो रेमोंड आरो हैं इन्होंने विशिष्ट वर्गों की बहुलता की बात की है। तो कहीं कहीं ये देखा जाता है कि विशिष्ट वर्गवादी जो सिद्धांत है उसी के ज़्यादा निकट है, लेकिन जो ज़्यादा मत जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि ये समूह सिद्धांत के ज़्यादा निकट है। क्योंकि जो समूह सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं रॉबर्ट डहल, उन्होंने पोलियार्की का सिद्धांत दिया है। अपनी बुक है अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956। तो इसका आधार क्या है? यानी सब पहले तो क्या था कि ये कहा जाता था कि अभिजन लोग ही शासन करते हैं, लेकिन 1918 में आर्थर बेंटले की एक पुस्तक आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें ये कहा गया कि लोकतंत्र ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमें तरह तरह के समूह हिस्सा लेते हैं, यानी कि एक ये विजन वर्ग नहीं है, अलग अलग तरह के समूह हैं। तो यहाँ पे समूह की बात सबसे पहले की गई। फिर 1951 में डेविड ट्रूमैन की पुस्तक थी द गवर्नमेंटल प्रोसेस, उसमें भी इसी चीज़ की पुष्टि की गई थी। तो लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो मेनली रॉबर्ट डहल का है। उनका कहना है कि समाज में अनेक स्वायत्त समूह आपस में समझौता या सौदेबाजी की परस्पर क्रिया के द्वारा सार्वजनिक नीति का निर्माण करते हैं। यहाँ पे सरकार की भूमिका बहुत ही कम रह जाती है, ओनली रेफरी की जो है भूमिका रह जाती है। वो कैसे? देखो, अब जब समाज में अनेक स्वायत्त समूह पाए जा रहे हैं तो ये इनके सबके अलग अलग हित होंगे, अपने खुद के अलग हित होंगे जो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सूझबूझ से काम लेंगे। तो वो अपने हितों में इस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे कि वो जो नीति बने वो सबके हित में बने। तो नीतियाँ तो यहाँ समूह बना रहे हैं, सरकार तो सिर्फ उसको उस सीमा तक पहुँचा रही है जहाँ पे ये सामंजस्य की स्थिति में पहुँच जाएं। तो यानी कि बहुलवादी सिद्धांत में जनसाधारण नीतियाँ बना रहा है, सरकार की भूमिका सिर्फ रेफरी की हो गई है। लेकिन फिर इस सिद्धांत की भी आलोचना ये की जाती है कि माना कि बहुत सारे समूह हैं, हित समूह हैं, लेकिन व्यापारिक जो समूह है ना वो ज़्यादा प्रभावी है, तो वो नीतियाँ अपने हित में बनवा लेता है। तो इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। तो हम इन दोनों सिद्धांतों में देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंस। जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है उसमें क्या है कि वो कहता है कि जनता या जनसाधारण सिर्फ शतरंज की मोहरे हैं, यानी कि उनका कोई रोल नहीं है नीति निर्माण में। नीति निर्माण कुछ गिने चुने लोग ही कर रहे हैं, लेकिन इनके हित में कर रहे हैं। और बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि जनसाधारण के जो समूह हैं वो ही मुख्य खिलाड़ियों के दल हैं, विशिष्ट वर्ग जो है वो सिर्फ एम्पायर है। तो ये हुए विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। अब आता है सहभागिता मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत। ये सीबी मैकफर्सन का सिद्धांत है। सहभागिता मूलक सिद्धांत में नागरिक सहभागिता को ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इस सिद्धांत में
नागरिक सहभागिता का जो निम्न स्तर है, निम्न स्तर क्या है नागरिक सहभागिता का, कि जनता सिर्फ वोट करके अपने शासक को चुन रही है। तो जो ये नागरिक सहभागिता का निम्नतम स्तर है ना, इसको भी लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध समझा जाता है। सहभागिता मूलक सिद्धांत में इनके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जनता पूर्ण रूप से सहभागिता निभाए नीति निर्माण में, सिर्फ वोट करके ही ना बैठ जाए। ठीक है, तो एक शुम्पीटर और डहल के जो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो सिद्धांत थे, उसके खिलाफ ये जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को लोकतंत्र का बुनियादी लक्ष्य बता के ये सिद्धांत दिया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों, निर्णयों के निर्माण, निरूपण व क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेगा। सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय पारस्परिक क्रिया होगी। जो ये गतिविधि है वो दो तरफा होगी, यानी सरकार जनता की सुनेगी और जनता सरकार को नीति किस तरह से बनानी है उसके लिए अपनी सक्रिय भागीदारी देंगे। इसकी आलोचना बर्क करता है, बर्क भी करता है और आइजनहावर भी करता है। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि मान लो जनता की सहभागिता हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो विवाद हो सकते हैं। जैसे कि बर्क क्या कहता है, बर्क कहता है कि भीड़ का निष्तंत्र कई गुना निष्तंत्र सिद्ध होगा। वहीं आइजनहावर क्या कहते हैं कि भीड़ तंत्र को हमारे न्यायालयों के निर्णयों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि सहभागिता मूलक सिद्धांत वहीं तक सही है जहाँ तक सामंजस्य की स्थिति है, वरना फिर ये जो भीड़ तंत्र में बदल जाता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। फिर आता है विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं कोहेन एवं के रोजर्स। इनकी किताब है लोकतंत्र पर विचार, अमेरिकी समाज के रूपांतरण की ओर, 1983 की। और एक है SL हर्ली, इनकी पुस्तक है नैसर्गिक तर्क, व्यक्तित्व और राज्य व्यवस्था, 1989 की। जॉन रोल्स की है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, 1993 की है। यूर्गेन हैबरमास, इनकी पुस्तक है तथ्यों और मानकों के बीच, कानून और राजनीति के विमर्श सिद्धांत का विवेचन। तो इसमें इन सब पुस्तकों में विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया गया है, या यह अवधारणा दी गई है। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ों का समन्वय पाया जाता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का और उदार लोकतंत्र का, यानी दोनों गुण पाए जाते हैं। तो उदार लोकतंत्र से तो हमने क्या ले लिया है, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता, यानी कि सब लोग समान है राजनीति में भाग लेने के लिए, ये तो हमने यहाँ से ले लिया। लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक विचारणा होगी, यानी सब लोग अपने विचार विमर्श देंगे। यानी कि उदार लोकतंत्र से तो हमने सबकी समानता ले ली कि सब लोगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा, सिर्फ यहीं तक अधिकार देकर सीमित नहीं किया गया है। हमने लोकप्रिय प्रभुसत्ता से ये भी लिया है इसमें कि लोगों को सक्रिय भागीदारी करनी पड़ेगी, विचार विमर्श करने पड़ेंगे, और इसमें जो नीतियाँ बनेंगी वो बहुमत से नहीं बनेंगी, ये आम सहमति से बनेंगी। जब विचार विमर्श किया जाएगा तो इसमें अल्पसंख्यकों के भी हितों का ध्यान रखा जाएगा, एक व्यक्ति की बात भी सुनी जाएगी। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, यहाँ पे लोग अपने अपने विचार रखेंगे और दूसरों को समझाएंगे और ऐसी स्थिति तक पहुँच जाएंगे कि एक आम सहमति बन जाए, तो सामान्य हित में नीतियाँ बनेंगी। तो ये रहे लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत। थैंक यू।